My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम्स इन इंडिया अर्थात हमारे देश भारत में परीक्षा की उत्पत्ति कब हुई, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया अर्थात भारत में परीक्षा की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि परीक्षा का इतिहास हमारे देश भारत में क्या रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया या भारत में परीक्षा या परीक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कैसे होती है, कब होती है, इसी के बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशंस इन इंडिया और ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया अर्थात भारत में परीक्षा की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है, दैट इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा किया अर्थात प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया है और प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में हम सभी लोग सबसे पहले वैदिक काल की चर्चा करते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया है और हम सभी लोगों ने बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया है। आप सभी लोगों ने अपने कोर्स के दौरान वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली दैट इज प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में अध्ययन किया होगा। तो उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन डेवलपमेंट बिगिन व्हेन द वेदास वेर कंपोज्ड। या यस नारायणा जी के एक स्टेटमेंट है, उनकी एक बुक है एग्जामिनेशंस इन एंशिएंट इंडिया 1993 की, उसमें उन्होंने कोट किया है कि प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन डेवलपमेंट बिगिन व्हेन द वेदास वर कंपोज्ड अर्थात परीक्षा विकास की प्रक्रिया वेदों की रचना के समय से शुरू हुई। तो इस तरह से यस नारायण जी के अनुसार जो एग्जामिनेशन सिस्टम है या परीक्षा प्रणाली या परीक्षा की जो प्रक्रिया है या परीक्षा के विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जब वेदों की रचना होती है, व्हेन द वेदास वर कंपोज्ड। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परीक्षा प्रणाली या परीक्षा की व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है, जब से वेदों का कंपोजिशन हुआ है, जब से वेदों की रचना हुई है या वैदिक काल की हम लोग चर्चा करते हैं तो वैदिक काल से ही या वेदों की रचना के काल से ही या वेदों की रचना के समय से ही परीक्षा के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ऐसा यस नारायण जी अपनी बुक एग्जामिनेशन इन एंशिएंट इंडिया 1993 में कहते हैं। Elements of some kind of testing methodology are also traced in the age of Upanishads। हम सभी लोग जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं या उपनिषद हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो उपनिषद का काल रहा है या उपनिषद का समय रहा है, उपनिषदों के युग में भी परीक्षण पद्धति के तत्वों का पता चलता है अर्थात एलिमेंट्स ऑफ सम काइंड ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। टेस्टिंग मेथोडोलॉजी अर्थात परीक्षण पद्धति के बारे में वैदिक काल में भी देखा जाता है कि वहाँ पर भी एग्जामिनेशंस होते थे। परिषद अगर हम लोग उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद के युग में भी देखा जाता है कि वहाँ पर
एलिमेंट्स ऑफ सम काइंड ऑफ टेस्टिंग, अर्थात परीक्षण के कुछ तत्व मिलते हैं, अर्थात उस समय में भी परीक्षण होता था, परीक्षा होता था, उसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्व हमें दिखाई देते हैं, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे हम उपनिषदों की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन came into play clearly when Panini, that is in 4th century BC, the great grammarian of ancient India, graded his students on the basis of errors made in reciting the text of scriptures. Dear students, आप सभी लोगों ने पाणिनि जी का नाम सुना होगा। पाणिनि जिनका कि समय था 4th सेंचुरी BC का, 4वीं शताब्दी का। ये एक हमारे देश के महान ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्थात महान व्याकरणविद के रूप में हम सभी लोग इनको जानते हैं। तो जो कंसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन है या परीक्षा की अवधारणा है, परीक्षा का संप्रत्यय है, उनके समय से शुरू होता है ऐसा माना जाता है। और उन्होंने क्या किया, अपने विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का उन्होंने वर्गीकरण किया, उसको क्लासीफाई या ग्रेड देने का प्रयास किया। और ग्रेड वे देते थे कि जो विद्यार्थी जो है रिसाइटिंग ऑफ द टेक्स्ट में जो एरर्स करते थे, जो गलतियां करते थे, अर्थात उनकी त्रुटियों, उनकी गलतियों, उनके एरर्स के आधार पर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को कुछ ग्रेडों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो वहाँ से हम मानते हैं कि परीक्षा की अवधारणा वहाँ से आती है। तो द कंसेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन came into play clearly when Panini, the great grammarian of ancient India, graded his students on the basis of errors made in reciting the text of scriptures। अर्थात परीक्षा की अवधारणा स्पष्ट रूप से तब चलन में आई जब प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पाणिनि, जिनका समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात ये सब वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पाणिनि ने अपने छात्रों को शास्त्रों के पाठ में हुई त्रुटियों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो पाठ में जो विद्यार्थी रिसाइट करते थे, छात्र जो है शास्त्रों का पाठ करते थे, उसमें जो एरर्स होती थी उनके द्वारा, जो उनके द्वारा त्रुटियां की जाती थी, गलतियां की जाती थी, उसके आधार पर पाणिनि महोदय ने विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, विद्यार्थियों को अलग अलग ग्रेड देने का प्रयास किया। तो तब से माना जाता है कि परीक्षा की अवधारणा या कंसेप्ट आता है। Teachers in the Vedic period were autonomous in their functioning and they followed various methods for admission. Dear students, जब हम सभी लोगों ने वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है या वैदिक पीरियड, वैदिक इरा के बारे में पढ़ा है, तब हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुओं के द्वारा गुरुकुलों में दी जाती थी। और जो गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम होता था वह किसके नियंत्रण में होता था? टीचर्स के नियंत्रण में या गुरु के नियंत्रण में होता था। गुरु ही गुरुकुल का सर्वे सर्वा होता था। गुरुकुल में जो आय के स्रोत होते थे, जो इनकम के स्रोत होते थे, वे अलग अलग होते थे। जैसे विद्यार्थियों के द्वारा मांगा गया भिक्षा, या जो धनाढ़ व्यक्ति होते थे या गार्जियन होते थे उनके द्वारा दिया जाने वाला दान, या राजा महाराजा के द्वारा दिया जाने वाला दान, ये सब सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे। कहने का अभिप्राय ये है कि जो दान देते थे या गुरुकुल को मदद करते थे, धन देते थे, संपदा देते थे, तो वे धन संपदा तो देते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस गुरुकुल में उनका नहीं होता था, दानकर्ता का या राजा महाराजा का। वे सिर्फ दान देते थे, लेकिन गुरुकुल की पूरी शिक्षा प्रक्रिया जो होती थी वो गुरु के नियंत्रण में होती थी। वो पूरा क्या होता था? ऑटोनॉमस होता था, स्वतंत्र होता था, स्वायत्त शासी होता था। तो इस तरह से टीचर्स इन द वैदिक पीरियड वेर ऑटोनॉमस इन देयर फंक्शनिंग। जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, जो टीचर्स होते थे, वे पूरी की पूरी शिक्षा प्रक्रिया पे उन्हीं का नियंत्रण होता था। कोई बाहरी हस्तक्षेप, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता था। वे जैसे चाहते थे, जिस विधि से चाहते थे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे, जिस विधि से वो चाहते थे विद्यार्थियों का परीक्षण किया करते थे। So the teachers in the Vedic period were autonomous in their functioning and they followed various methods for admission. किस विद्यार्थी का प्रवेश गुरुकुल में होगा, किसका एडमिशन नहीं होगा, इसका भी निर्णय
गुरु ही लिया करते थे। और गुरु जो होते थे, जो टीचर्स होते थे विद्यार्थियों के एडमिशन्स के लिए, वे अलग अलग तरीकों से विद्यार्थियों का परीक्षण किया करते थे। तो इस तरह से परीक्षण या परीक्षा का कार्य विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए भी किया जाता था। तो वैदिक काल में गुरु या शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में पूरी तरह से स्वायत्त होते थे, किसी प्रकार का किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, और वे विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विभिन्न विधियों का या विभिन्न मेथड्स का प्रयोग किया करते थे या विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया करते थे। In Vedic period, a teacher was the sole pedagogic authority to decide whether the student was fit for admission and also to decide whether the student had completed his study or not. Dear students, वैदिक पीरियड की हम लोग बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, उनके पास पूरी की पूरी एकेडमिक और पेडागोजिक अथॉरिटी हुआ करती थी। वही निर्णय लेते थे कि किस विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन सा विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए कंपिटेंट है, कौन सा उसके एबल है, या कौन सा विद्यार्थी फिट है उस एडमिशन लेने के लिए, इसका निर्णय टीचर ही लिया करता था। और साथ साथ टीचर ही निर्णय लेता था कि वे कौन से विद्यार्थी हैं जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, था जिनका अध्ययन पूरा हो गया है, अध्ययन पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसका भी निर्णय लेने का अधिकार शिक्षक के पास था, टीचर के पास था, गुरु के पास था। वैदिक काल की यदि हम लोग चर्चा करें, वैदिक काल की यदि हम लोग बात करते हैं तो वैदिक काल में गुरु या शिक्षक ही यह तय करता था कि कौन सा विद्यार्थी प्रवेश के लिए उपयुक्त है और कौन सा अनुपयुक्त, अर्थात किस विद्यार्थी का एडमिशन गुरुकुल में हो सकता है और किस विद्यार्थी का एडमिशन गुरुकुल में नहीं हो सकता है, या किस विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होगा, किस विद्यार्थी का उपनयन संस्कार नहीं होगा। इसका निर्णय लेने का पूरा अधिकार शिक्षक या गुरु का होता था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाह्य हस्तक्षेप किसी का नहीं होता था, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता था। और साथ ही साथ गुरु ही, टीचर ही यह डिसाइड करता था कि कौन सा विद्यार्थी है जिसका अध्ययन या जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई और किसका अध्ययन या स्टडी पूरा नहीं हुआ है। यह सब अधिकार लेने का, यह सब डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का अधिकार शिक्षक का ही होता था, गुरु का ही होता था वैदिक काल में। According to नारायण जी ने कहा कि the extensive study of the old literature provides glimpses that the under mentioned kinds of tests and modes of examination were followed by the ancient। अर्थात यदि हम सभी लोग जो है देखें नारायण जी के अनुसार कि जो प्राचीन हमारे साहित्य हैं, उन प्राचीन साहित्यों का यदि व्यापक अध्ययन किया जाए, एक्सटेंसिव स्टडी किया जाए ओल्ड लिटरेचर्स का, तो वहां से हमें कुछ पता चलता है दैट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्प्सेस that the under mentioned kinds of tests and modes of examination are followed by the ancients। अर्थात प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के परीक्षण की तकनीकी या टेस्ट का प्रयोग किया जाता था विद्यार्थियों का परीक्षण करने के लिए या विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए। तो नारायण के अनुसार प्राचीन साहित्यों के व्यापक अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में या प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली में कई प्रकार के परीक्षण का या कई प्रकार की परीक्षण विधियों या तरीकों का प्रयोग किया जाता था। वे कौन कौन सी विधियां थी, वे कौन कौन से मेथड्स थे, कौन कौन से टेस्ट होते थे, इसके बारे में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन। अर्थात विद्यार्थियों का गुरुकुल में प्रवेश करने लेने के लिए या प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, जिसको हम कहते हैं प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन अर्थात विद्यार्थियों का गुरुकुल में प्रवेश होगा या नहीं होगा, वे गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए योग्य है, एबल है, कंपिटेंट है कि नहीं है, इसके लिए एक स्क्रीन टेस्ट गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा लिया जाता था। द नेक्स्ट वन इज इंट्रेंस टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा। अर्थात जो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का प्रवेश उच्च शिक्षा में होगा या नहीं होगा, इसके लिए भी एक इंट्रेंस टेस्ट या प्रवेश परीक्षा का प्रावधान वैदिक काल में होता था। और जिन विद्यार्थियों का प्रवेश बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में और साथ ही साथ वैदिक गुरुकुल में हो जाता था, उन सभी विद्यार्थियों का कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात विद्यार्थियों के ग्रेडिंग के लिए सतत मूल्यांकन को अपनाया जाता था प्राचीन काल में या वैदिक काल में या
बौद्ध काल में। और इसी के साथ साथ टर्मिनल एग्जामिनेशन या अंतिम परीक्षा, अंतिम परीक्षण, या जिसको हम कह सकते हैं कि वार्षिक परीक्षण, ये भी होते थे। और इसी के साथ साथ बाह्य परीक्षण का भी प्रावधान था, एक्सटर्नल चेक ऑन इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड, अर्थात मूल्यांकन मानक पर बाहरी जांच या बाह्य परीक्षण भी किया जाता था। तो इस तरह से 5 प्रकार के प्रमुख टेस्ट या परीक्षण प्राचीन काल में भी विद्यार्थियों के किए जाते थे। Now, the examination and evaluation model of ancient India. Ancient India, प्राचीन भारत की जो परीक्षा या परीक्षण या मूल्यांकन का मॉडल है, उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से उस पर चर्चा कर देते हैं। द फर्स्ट इज फॉर एडमिशन सीकर, अर्थात विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रवेश लेना होता था हायर एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में, गुरुकुल में, ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता था। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो गुरु या टीचर्स लिया करते थे। और ये इस स्क्रीनिंग टेस्ट में जो टीचर होते थे वे देखने का प्रयास करते थे कि विद्यार्थियों की इंटेलेक्चुअल कैलिबर क्या है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता क्या, वह इंटेलेक्चुअली कितना कॉम्पिटेंट है, इसको देखने का प्रयास स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा टीचर किया करता था एडमिशन हेतु। द नेक्स्ट वन इज मोरल टेस्ट, अर्थात विद्यार्थियों का चारित्रिक गुण, विद्यार्थियों का नैतिक गुण, नैतिक विशेषताओं के बारे में ही पता लगाने का प्रयास स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से शिक्षक करता था प्रवेश हेतु। और प्रवेश हेतु ही जो शिक्षक होते थे वे विद्यार्थियों के फैमिली एंटीसीडेंट्स के बारे में भी पता करते थे, अर्थात पारिवारिक पूर्ववृत्त क्या है, पूर्वचरित्र क्या है, अर्थात परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से विद्यार्थी आ रहा है, इसके बारे में भी जो शिक्षक होते थे वे पता करते थे, स्क्रीनिंग टेस्ट लेते थे विद्यार्थियों के प्रवेश के पूर्व। तो इस तरह से फॉर एडमिशन सीकर देयर आर स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड स्क्रीनिंग टेस्ट इज फॉर टू मेजर द इंटेलेक्चुअल कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट्स, टू मेजर द मोरल ट्रेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू मेजर द टू नो द फैमिली एंटीसीडेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता की जांच के लिए, विद्यार्थियों के जो नैतिक या चारित्रिक गुणों का पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ विद्यार्थियों का जो पारिवारिक वृत्त रहा है या पूर्व वृत्त रहा है, पूर्व चरित्र रहा है, या उसका बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में पता करने के लिए शिक्षक के द्वारा प्रवेश के पूर्व स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता था। द नेक्स्ट वन इज, जब विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाता था शैक्षिक संस्थान में या गुरुकुल में, तो विद्यार्थियों का कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था, अर्थात विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन होता था प्राचीन काल में। और सतत मूल्यांकन जब करते थे टीचर या गुरु, तो वे ध्यान देते थे विद्यार्थियों के डिसिप्लिन पे, अर्थात विद्यार्थी गुरुकुल में कितने अनुशासन में रहता है, उसका व्यवहार, उसका पढ़ाई लिखाई में कितना अनुशासन, अर्थात पूरी की पूरी दिनचर्या में या उसका अपने जीवनचर्या में, दैनिक क्रियाकलाप में वह कितने अनुशासन से रहता है, इसका जो है मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता था। सतत मूल्यांकन या कंटिन्यूअस असेसमेंट में था, विद्यार्थियों को अनुशासन के पैमाने पर मापा जाता था। द नेक्स्ट वन इज ऑस्टेरिटीज, अर्थात विद्यार्थी कितने संयम से रहते हैं, कितनी सादगी से रहते हैं, और उनका जो जीवन है एज ए स्टूडेंट वो कितना तपस्यापूर्ण जीवन है, इसके बारे में भी शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन वैदिक काल में या प्राचीन काल में किया जाता था। और उसी के साथ साथ जो विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों की प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस इन स्टडीज, अर्थात अध्ययन में प्रगति क्या है, इसके बारे में भी विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन या कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जाता था। तो इस तरह से फॉर कंटिन्यूअस असेसमेंट टीचर्स check on different dimensions. The dimensions may be on discipline based or on austerities और on progress in studies, अर्थात विद्यार्थियों का जो सतत मूल्यांकन होता था विद्यार्थियों के अनुशासन के पैमाने पर होता था, अनुशासन का होता था, विद्यार्थी कितने संयम या सादगीपूर्ण या तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं गुरुकुल में, उसके आधार पर होता था। और विद्यार्थियों का अध्ययन में प्रगति क्या है, वे कितना अध्ययन कर लिए, कितना सीख पाए, इस पर भी सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों का किया जाता था। द नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी होते थे उनकी जो प्रोग्रेस होती थी, विद्यार्थियों की प्रोग्रेस के लिए विद्यार्थियों की ग्रेडिंग की जाती थी मूल्यांकन या एग्जामिनेशंस के द्वारा, असेसमेंट के द्वारा। तो विद्यार्थियों की जो ग्रेडिंग होती थी, ग्रेडिंग
करने पे जैसे आज के समय में या आधुनिक प्रणाली में हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह से हम डिवीजन में बांटते हैं। उसी तरह से प्राचीन काल में विद्यार्थियों को 3 ग्रेड दिए जाते थे। जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते थे उनको फर्स्ट ग्रेड या 1 ग्रेड, उससे कम वाले को सेकंड ग्रेड और सबसे कम वाले को थर्ड ग्रेड। इस तरह से 3 प्रकार के ग्रेड या 3 प्रकार की श्रेणियों में विद्यार्थियों को विभाजित किया जाता था उनकी प्रोग्रेस को लेकर के। और ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड में आते थे, ऐसे ही विद्यार्थियों का प्रवेश हायर एजुकेशन में होता था। तो इस तरह से टेस्ट फॉर हायर नॉलेज अर्थात उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की जो प्रोग्रेस होती थी उस प्रोग्रेस में ग्रेडिंग की जाती थी और उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड 3 ग्रेड मिलते थे। उसमें जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी होते थे उनका प्रवेश हायर एजुकेशन में होता था। तो इस तरह से हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को फर्स्ट ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य होता था। The common practice was that the Acharya would ask the aspirant for education a few questions to judge his moral standard, sincerity and suitability to receive education। अर्थात जो कॉमन प्रैक्टिस होता था गुरुकुल में या प्राचीन काल में प्रवेश के पूर्व, जो टीचर होते थे, जो शिक्षक होते थे, द कॉमन प्रैक्टिस वाज दैट द आचार्य दैट इज टीचर वुड आस्क द एस्पिरेंट फॉर एजुकेशन। अर्थात जो विद्यार्थी होता था उससे उसकी शिक्षा के बारे में कुछ प्रश्न पूछते थे जिससे कि वह यह जज कर सके, वह यह निर्णय ले सके कि विद्यार्थियों का मोरल स्टैंडर्ड क्या है, विद्यार्थी कितना सिंसियर है अपने अध्ययन के प्रति, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के प्रति, कितना वह गंभीर है, कितना ईमानदार है, और साथ ही साथ क्या वह विद्यार्थी उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सुटेबल है कि नहीं है। इसके लिए जो शिक्षक होते थे प्रवेश के पूर्व आचार्य कुछ प्रश्न पूछते थे विद्यार्थियों से और उन प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया करते थे प्रवेश हेतु। तो सामान्यतः आचार्य आकांक्षी या विद्यार्थी से शिक्षा के लिए उसके नैतिक स्तर, उसकी ईमानदारी या गंभीरता शिक्षा के प्रति और शिक्षा प्राप्त करने की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु कुछ प्रश्न पूछते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। आफ्टर हैविंग बीन ग्रांटेड स्टूडेंटशिप इट वाज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू लिव विद द टीचर। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी अध्ययन किया है कि वैदिक काल में या प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल हुआ करते थे या बौद्ध मठ, बौद्ध विहार हुआ करते थे, उसमें जो विद्यार्थी होते थे वे शिक्षक के साथ ही रहते थे। तो आफ्टर हैविंग बीन ग्रांटेड स्टूडेंटशिप अर्थात जब विद्यार्थियों को विद्यार्थित्व या स्टूडेंटशिप प्राप्त हो जाता था, दैट इज उनका प्रवेश गुरुकुल में या बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में एक विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में हो जाता था। तो यह अनिवार्य था, इट वॉज कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू लिव विद द टीचर्स अर्थात शिक्षक के साथ विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना अनिवार्य होता था। तो प्रवेश के उपरांत विद्यार्थी को शिक्षक के साथ या गुरु के साथ रहना अनिवार्य होता था। इससे क्या बेनिफिट होता था? इससे यह बेनिफिट होता था कि जो विद्यार्थी होते थे वे गुरु की नज़रों में 24 आवर्स रहते थे, 24 घंटे रहते थे। और जब गुरु की नज़रों में 24 घंटे रहते थे तो वे अनुशासनहीनता नहीं कर पाते थे। और साथ ही साथ जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, उनका असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट करते थे। वे हर पल हर क्षण विद्यार्थी को देखते रहते थे, विद्यार्थी को ऑब्जर्व करते रहते थे और विद्यार्थी का कंटिन्यूअस असेसमेंट या सतत मूल्यांकन करते रहते थे। सो द अंडर द एंशिएंट सिस्टम ऑल द थ्री प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, वे कौन कौन से 3 प्रोसेस है? दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन वर इंटायरली इंटीग्रेटेड। अर्थात जो शिक्षण प्रक्रिया के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज टीचिंग या शिक्षण का कार्य, लर्निंग या अधिगम या सीखने का कार्य विद्यार्थियों के द्वारा, और तीसरा जो है इवेल्युएशन या मूल्यांकन। ये तीनों प्रक्रियाएं टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएशन, ये तीनों क्या होती थी? दे आर इंटायरली इंटीग्रेटेड अर्थात एक दूसरे से पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होती थी, एकीकृत होती थी। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की तीनों प्रक्रियाएं अर्थात शिक्षण, अधिगम या सीखना और मूल्यांकन पूरी तरह से इंटीग्रेट होते थे, एक दूसरे से जुड़े होते थे, एकीकृत होते थे। कहने का अभिप्राय है कि जो शिक्षक होता था वो शिक्षण का कार्य कर रहा होता था और शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थी अधिगम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और शिक्षण अधिगम के साथ साथ ही विद्यार्थियों का इवेल्युएशन या मूल्यांकन भी होता चलता था।
The Acharya was the teacher as well as the evaluator and exercised full supervision over the students who were treated as his family members. इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते थे वे शिक्षक की या गुरु के पुत्र के समान ही होते थे। अर्थात जो गुरुकुल का जो माहौल होता था वह एक तरह से पूरी की तरह परिवार का माहौल होता था और विद्यार्थी जो होते थे गुरु के फैमिली मेंबर्स के रूप में होते थे। विद्यार्थी जो होते थे गुरु के पुत्र के रूप में होते थे। गुरु जो होता था अपने विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान समझता था और उसी तरह से पुत्र जो स्टूडेंट होते थे, विद्यार्थी होते थे, वे भी अपने गुरु को अपने पिता तुल्य ही समझते थे। तो इस तरह से जो गुरुकुल का माहौल होता था पूरी तरह से एक फैमिली इन्वायरमेंट होता था, परिवार का माहौल होता था। तो द आचार्य वाज द टीचर एज वेल एज द इवेल्युएटर। जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वही उसके शिक्षक भी होते थे, शिक्षा देने का कार्य भी करते थे और वही उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन भी करते थे। द आचार्य वाज द टीचर एज वेल एज द इवैल्यूएटर एंड एक्सरसाइज्ड फुल सुपरविजन। और साथ ही साथ शिक्षण के साथ ही मूल्यांकन के साथ ही साथ उस विद्यार्थी का पूरा सुपरविजन भी करते थे, पर्यवेक्षण या सुपरविजन करते थे और विद्यार्थी का 24 घंटे या 24 आवर्स जो है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन चलता रहता था। और साथ ही साथ जहाँ पर विद्यार्थी कोई कमियां करते थे या विद्यार्थियों को किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो वे शिक्षक एक सुपरवाइजर के तौर पे उनका सुपरविजन करते थे, उनका मार्गदर्शन या उनका गाइडेंस करते रहते थे। तो इस तरह से आचार्य या गुरु शिक्षक के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता का भी कार्य करते थे, अर्थात वे टीचिंग भी करते थे और इवैल्यूएशन भी करते थे। वे विद्यार्थियों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे तथा उनका पूर्ण पर्यवेक्षण या सुपरविजन भी करते थे। तो इस तरह से गुरुकुल में या प्राचीन काल में जो शिक्षक होते थे वे विद्यार्थियों को अपने पुत्र जैसा मानते थे और उस विद्यार्थियों को अपने परिवार का सदस्य मानते थे और विद्यार्थियों का पूर्ण पर्यवेक्षण भी वे करते रहते थे। Evaluation of students was a continuous process and it was almost a daily affair, in fact moment to moment affair। अर्थात प्राचीन काल की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्राचीन काल में जो मूल्यांकन होता था विद्यार्थियों का वह कैसा होता था? दैट वाज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था, सतत मूल्यांकन होता था, प्रतिदिन मूल्यांकन होता था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो शिक्षक होते थे वे प्रतिदिन विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते थे। पिछली कक्षा में या पिछले क्लास में पिछले दिवस में जो कुछ भी पढ़ा दिया गया होता है विद्यार्थियों का उसका पहले शिक्षक जो है जांच करता है, पड़ताल करता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछता है और जब शिक्षक या टीचर यह श्योर हो जाता है कि विद्यार्थी ने अब तक जो कुछ भी पढ़ा दिया गया, सिखा दिया गया उसको उन्होंने सीख लिया है, तभी वह अगले पार्ट को पढ़ाता था, अगले प्रकरण को स्टार्ट करता था। अर्थात प्रतिदिन विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता था और प्रतिदिन क्या प्रत्येक क्षण विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता था क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस असेसमेंट होता था। 24 आवर्स विद्यार्थी शिक्षकों के नज़र के सामने रहते थे। तो जो शिक्षक होते थे विद्यार्थियों का प्रत्येक क्षण मूल्यांकन करते थे, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की प्रक्रिया चलती रहती थी। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस या सतत प्रक्रिया के रूप में होती थी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन दैनिक रूप से उनके प्रत्येक क्षण के क्रियाकलाप के आधार पर किया जाता था। तो प्राचीन काल में विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन था वो सतत चलता रहता था, प्रतिदिन होता था, प्रत्येक क्षण जो है उसका मूल्यांकन या उसका परीक्षण होता रहता था। द आचार्य ग्रेडेड हिज स्टूडेंट्स इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वैदिक काल या प्राचीन काल की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता था, जो आकलन होता था, उस आकलन के आधार पर विद्यार्थियों को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया